कर वापस आ चुका है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब दिखाई दे रही थी। वो लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि यार शायद मैं बूढ़ा हो चुका, जो अब इतने लंबे लंबे टेलीपोर्टेशन मुझसे हो नहीं पा रहे। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग यहाँ मास्टर शेनमू से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल कार्ड था क्या, और आपने वो मेरे लिए कुर्बान क्यों कर दिया। जो सुनकर मास्टर शेनमू जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, वो तो बस एक मामूली सा टोकन है, मेरे पास इस तरह के टोकन्स की कोई कमी नहीं। जो कहते साथ ही मास्टर शेनमू ने यहाँ वॉन्गलिंग के सामने टेबल पर कई सारे एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल कार्ड्स रख दिए थे, जो कि डिफरेंट सेक्ट्स को बिलोंग करते हैं। इनमें से हर एक सेक्ट ही काफी ज्यादा पावरफुल था। वॉन्गलिंग तो मास्टर शेनमू की ताकत देखकर उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। वो मास्टर शेनमू का शुक्रिया अदा करता है कि आपसे पहले मैंने कभी भी इतना पावरफुल वॉरियर कभी नहीं देखा। मैं सच में आपको बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ और मेरी मदद करने का शुक्रिया। जो सुनकर बुढ़ाऊ शेनमू वॉन्गलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ। भूल गए हमारी बीच एक डील हुई थी, मैं तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सिखाऊंगा, जबकि बदले में तुम मेरे स्टैचूज बनाओगे। तो चलो अब वक्त जाया करना बंद करो, मेरे पूरे 100 वुड कार्विंग स्टैचूज बनाओ। जो सुनकर तो वॉन्गलिंग अगले दिन से ही काम पर लग गया था। साथ ही साथ वो अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन यहाँ वॉन्गलिंग के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बुढ़ाऊ शेनमू से काफी ज्यादा कम है। इसलिए वो मास्टर शेनमू के वुड कार्विंग को जब भी बनाने की कोशिश करता, हर बार वो टूट जाता या फिर इस स्टैचू के अंदर क्रैक्स आ जाते। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने वादा किया था और वो अपने वादे को नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो लगातार कोशिश करता रहा। तभी अचानक यहाँ वॉन्गलिंग के पास डैनी भी पहुंच जाता है, जो कि वॉन्गलिंग के लिए वाइन लाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग यूं ही दिन रात मेहनत करता रहा। कई सारे स्टैचूज क्रिएट करने के बावजूद भी कोई भी परफेक्ट स्टैचू बन नहीं पाया था। इसी तरह से धीरे धीरे करके वक्त गुजरता रहा। पूरे 17 साल गुजर चुके थे। वॉन्गलिंग यहाँ नॉर्मल इंसानों की तरह बूढ़ा हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी भी अब नौजवान हो चुका था, जो कि अब वॉन्गलिंग को ज्यादा वाइन पीने से मना करता है, क्योंकि वॉन्गलिंग अब बूढ़ा है और डैनी को वॉन्गलिंग की फिक्र थी कि कहीं वॉन्गलिंग को कुछ हो ना जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी तरह से वक्त गुजरते गुजरते आखिरकार डैनी की शादी भी हो चुकी थी और वॉन्गलिंग ने भी जाने अनजाने में वहाँ पर मौजूद सारी की सारी दुकानें खरीद ली थी, क्योंकि अक्सर लोग ही वॉन्गलिंग से पैसे लेने के लिए आते थे और बदले में वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ वॉन्गलिंग को दे जाते। अब यहाँ 1 साल और भी गुजर जाता है। हम देखते हैं कि डैनी का एक छोटा सा बच्चा हो चुका था, लेकिन अभी भी वॉन्गलिंग बुढ़ाऊ शेनमू का स्टैचू क्रिएट नहीं कर पा रहा। वो बार बार यूं ही फेल होता रहा है। खुद भी वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आखिरकार वॉन्गलिंग ने वो इंसानों वाली जिंदगी हासिल कर ली थी जिसकी उसने कभी तमन्ना की होगी, क्योंकि वॉन्गलिंग के आसपास जितने भी मौजूद लोग थे वो सभी वॉन्गलिंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने एक बार फिर से बुढ़ाऊ शेनमू के स्टैचू को बनाने की कोशिश की और अनएक्सपेक्टेडली इस बार स्टैचू काफी परफेक्ट बन चुका था, जो देखकर वॉन्गलिंग को खुशी भी हुई। लेकिन अचानक ही उसमें एक बार फिर से क्रैक्स आना शुरू हो गए, जो देखकर वॉन्गलिंग लंबी सांस लेते हुए कहता है कि ये शायद मुझसे कभी नहीं होगा। वॉन्गलिंग यहाँ दिन रात यही सोचता रहता था कि आखिर उसकी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन क्या होगी, हेवन की तरफ से उसके लिए कौन सा रास्ता चूज किया गया, आखिर वो अभी तक अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझ क्यों नहीं पा रहा। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे यहाँ डैनी का बच्चा दिखाया जाता है, जो कि ग्रैंडपा वॉन्गलिंग के लिए वाइन लेकर आया हुआ था और वो भी बिल्कुल डैनी के बचपन की तरह शरारती है, जो कि बदले में ग्रैंडपा वॉन्गलिंग से टॉफी मांग रहा था। वॉन्गलिंग भी उसे एक कैंडी पिल खिला देता है, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वॉन्गलिंग को वाइन पेश कर चुका। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डैनी भी वहाँ पर पहुँच गया, जो कि वॉन्गलिंग को मना करते हुए कहता है कि अंकल, मैंने आपको मना किया है ना, आपको इतनी सारा वाइन नहीं पीनी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जो सुनकर वॉन्गलिंग मुस्कुराकर डैनी को जवाब देते हुए कहता है कि बस सिर्फ एक घूंट, उसके बाद मैं वाइन नहीं पीऊंगा। साथ ही साथ वो डैनी से सवाल करते हुए पूछता है कि अब तुम्हारे फादर की कंडीशन कैसी है, जिस पर डैनी जवाब देते हुए कहता है कि वही बीमारियां, वो ज्यादा ठीक नहीं। जो सुनकर तो वॉन्गलिंग काफी जरा उदास होते हुए रूम से बाहर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ डैनी का बच्चा यहाँ ग्रैंडपा वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि ग्रैंडपा, आपने बताया नहीं कि वाइन का टेस्ट कैसा था, क्या सच में आपको वाइन इतना सारा डिलीशियस लगता है। जिस पर दूसरी तरफ डैनी अपने बच्चे को बताते हुए कहता है कि उसे वाइन की परवाह नहीं, बल्कि वो अपनी दोस्ती की वजह से पीते हैं। ये डेली का वाइन पीना उनके दोस्त की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक इमोर्टल कल्टीवेटर किसी वॉरियर के पीछे पड़ा हुआ था और वो वॉरियर अपने घोड़े को लेकर तेजी के साथ वॉन्गलिंग के घर की तरफ ही भाग रहा है। इस वॉरियर की हालत काफी जरा खराब हो चुकी थी, जो कि रॉयल पैलेस से आया हुआ था और इसका पीछा करने वाला यीफी है, जो कि सन क्लाउड सेक्ट का मेंबर था। यीफी उस वॉरियर पर हंसते हुए कहता है कि भागो, आखिर तुम कहां तक भाग कर जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर तो भागता हुआ यहाँ वॉन्गलिंग के घर के बाहर आ गया, जहाँ वो वॉन्गलिंग से मदद मांगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी
घर से बाहर आते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ पर क्यों आए, मुझे सब बताओ। ये सुनकर वो वॉरियर वॉन्गलिंग को जवाब देते हुए बताता है कि क्राउन प्रिंस रॉयल हाइनेस की जान खतरे में है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ये कहते साथ ही वो वॉरियर यहाँ पर बेहोश हो गया, जो देखकर वॉन्गलिंग धीरे से उसके पास आकर बैठ जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से यीफी भी वहाँ पर पहुँच गया, जो कि ये सारा नजारा देखकर अपने सामने हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम किसी इमोर्टल वॉरियर के पास जाओगे, लेकिन देखो तुम चलते फिरते एक इंसान के पास आ गए जो कि तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। दोस्तों ये बेहोश वॉरियर वही ज़ू टाओ इंसान है जो कि पिछली दफा वॉन्गलिंग से ड्रैगन स्टैचू क्राउन प्रिंस के पास लेकर गया था, जो कि डैनी का रिलेटिव भी है, इसलिए वॉन्गलिंग तो इसकी मदद करके ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि दूसरी तरफ वहीं पर मौजूद यीफी को तो इस बात का अंदाजा नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर वॉन्गलिंग और ज़ू टाओ से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर मरोगे। ये कहते साथ ही यीफी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बहुत बड़े ईवल स्कल को समन कर चुका, जो देखकर वॉन्गलिंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है कि लड़के, मैं तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे जान से मारने की धमकी देकर अच्छा नहीं किया। ये सुनकर यीफी गुस्सा होते हुए कहता है कि भाड़ में जाओ, और ये कहते साथ ही वो अपने ईवल स्कल का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला कर चुका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने भी सिर्फ एक इशारे से लिनसुआन को बाहर समन कर लिया था, जो कि बाहर आते साथ ही सबसे पहले उस ईवल स्कल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से यीफी को तो काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो घबराते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, तुम भी कोई इंसान नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहते साथ ही यीफी वहाँ से भागने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनसुआन ने उस ईवल स्कल की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी। साथ ही सर वो वॉन्गलिंग से कहता है कि क्या मैं उस लड़की के पीछे जाकर उसे जान से मार डालूं, जो सुनकर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को सीखने के लिए अपने कई सारे साल जाया कर दिए, इस बेकार से लड़के को जान से मारकर मैं अपनी मेहनत जाया नहीं करना चाहता, इसलिए उसे जाने दो। यहाँ वॉन्गलिंग की ये कहते साथ ही लिनसुआन वापस चला गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ वॉन्गलिंग का एक हमसाया गढ़ से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसने वॉन्गलिंग के सामने ये बॉडी देख ली थी, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गया। लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उस आदमी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, इस लड़के को मेरे घर तक लेकर जाना है। जो सुनकर वो आदमी फौरन से वॉन्गलिंग के पास तो आ गया, लेकिन ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए वो वॉन्गलिंग से कहता है कि सीनियर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके बारे में ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करना ही सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अगर बाद में किसी को मालूम हो गया कि आपके घर में ये बॉडी मिली तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। जो सुनकर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, इस लड़के की जान बचाने के लिए मैं ये मुश्किल उठाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो आदमी अपने मन में कहता है कि यार ये सीनियर वॉन्गलिंग तो काफी अच्छे इंसान है, ये किसी को भी यूं सड़क पर मरने नहीं देंगे। जो सोचते हुए वो आदमी अपने बच्चों की मदद से ज़ू टाओ को लेकर वॉन्गलिंग के घर के अंदर ले आया, जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ू टाओ को हील करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वॉन्गलिंग ऐसा नहीं करेगा तो ज़ू टाओ मारा जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ सन क्लाउड सेक्ट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यीफी बुरी हालत में वापस अपने सेक्ट पहुंच चुका, जहाँ बाकी के डिसाइपल यीफी की हालत ऐसी देखकर फौरन से उसके पास आकर सवाल करते हुए पूछते हैं कि यीफी तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। लेकिन यीफी उन्हें कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो इनसे कहता है कि मुझे छोड़ो, मुझे मास्टर से जाकर मिलना है। जो कहती है यीफी जोर जोर से अपने मास्टर का नाम चिल्लाने शुरू हो गया। तभी अचानक दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि यीफी का मास्टर भी वहाँ पर आ जाता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही खतरनाक लग रही थी, और वो आते साथ ही यीफी से सवाल करते हुए पूछता है कि यीफी क्या हुआ, आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो। यीफी भी अपने मास्टर को देखकर भागता भागता फौरन उनके पास जाने शुरू हो गया, ताकि वो उन्हें वॉन्गलिंग के बारे में सब कुछ बता सके। और यहाँ इसी के साथ हमें अंदाजा हो जाता है कि वॉन्गलिंग की सुकून भरी जिंदगी अब ज्यादा सुकून